यानी बिजनेस जो हम करते हैं और उसका ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ क्या लिंक है। मतलब एक बिजनेस लोकल भी हो सकता है, मल्टीनेशनल भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इंक्रीज इन वर्ल्ड वाइड ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड कैपिटल बिटवीन कंट्रीज। मतलब पाकिस्तान का जो लेबर है, अभी पाकिस्तान का जो बंदा है वो यूएई में भी काम कर सकता है, सऊदी अरब में भी काम कर सकता है। वो क्यों कर सकता है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कि अगर हमें कोई चीज चाहिए, लोकल इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको दूसरी कंट्री से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड में जो इंक्रीज होता है ना, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ट्रेड इंक्रीज किस किस की वजह से होता है? टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गई, जॉब्स हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, क्रिप्टो करेंसी। वो भी एक मतलब एक फाइनेंशियल सर्विस है जो हम अपॉइंट कर रहे हैं। अब इसके रीजंस क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन क्यों हो गई है? बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या होता है? ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। तो रीजंस फॉर ग्लोबलाइजेशन क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। कि हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि, जैसे तुमने ही बताया था क्या? कि दो कंट्री जैसे दुबई और यूएस ने आपस में ट्रेड एग्रीमेंट करा हुआ है, तो उनका एक एक्सचेंज रेट फिक्स्ड हो। चलिए तुमने बताया किसी और ने बताया। तो उसने ये कहा था कि तो इनके बीच में जितनी भी ट्रेड होती है ना, एक फिक्स्ड रेट पे चेंज होती है, क्योंकि उनका एक्सचेंज रेट आपस में एक फिक्स्ड हो गया। तो डूइंग ट्रेड अक्रॉस ग्लोब विदाउट रिस्ट्रिक्शन सच एज टैरिफ्स एंड एम्बार्गोस। कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो। और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन लिंक्स भी इम्प्रूव हो गए। अभी मैं चाहूँ कोई भी चीज़ चाइना से मंगवा सकता हूँ, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ इम्पोर्ट कर सकता हूँ। जैसे डीएचएल है, टीसीएस है, मतलब जो डिलीवरी है, जो ये भी चीज़ है, वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गई है। आप लैंड, एयर और वाटर तीनों को यूज करते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो आपकी प्रोडक्ट और कमोडिटी के लिए फीजेबल होती है। डेवलपिंग इमर्जिंग कंट्रीज कौन सी होती है? जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज रैपिडली लगती हैं और ग्रो हो जाती हैं। और जब वो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उनके पास ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ज्यादा प्रोडक्शन। एग्जैक्टली। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको फॉरेन रिजर्व्स मिलते हैं, तो वो कंट्रीज ग्रो करती हैं। तो ऐसी इकोनॉमीज है, ऐसी कंट्रीज को क्या बोलते हैं? इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज। डेवलपिंग और इमर्जिंग में फर्क है, बट जो ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है ना, वहां पे उसको इमर्जिंग इकोनॉमीज बोलते हैं। डेवलपिंग में ज्यादा प्राइमरी सेक्टर होता है। ग्लोबलाइजेशन पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस। बिजनेसेस के लिए क्या फायदा है जब वो इंटरनेशनल ट्रेड या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एंटर करते हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? पहला फायदा क्या है? कि वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो अपनी फॉरेन मार्केट्स में आउटलेट्स, अपने सामान, अपनी जो मार्केट साइज है उसको ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक। और दूसरा क्या है? वो मल्टीनेशनल बन जाती है। मोर देन वन कंट्रीज में उनके ऑफिसेज और ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल, एमएनसी। एमएनसी के लिए कंडीशन क्या है? कि ऑपरेशंस मोर देन टू कंट्रीज में होने चाहिए, फिर वो मल्टीनेशनल फॉल कर मतलब कंसिडर की जाती है। और बिजनेसेस को क्या फायदा है? कि वो इंपोर्ट कर सकती है दूसरी कंट्री से, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू सेल द कस्टमर्स इन होम कंट्री। जैसे कि पाकिस्तान जापान से गाड़ियां मंगवाता है, फिर अपने कस्टमर्स को यहाँ पे सेल कर देता है। मतलब जो चीज आप बना नहीं सकते, जो चीज आप फुलफिल नहीं कर सकते, वो आप इम्पोर्ट करके अपनी कंट्री की डिमांड फुलफिल कर सकते हो। चौथी चीज क्या है? इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज बट स्टिल प्रोड्यूस फाइनल गुड्स इन द होम कंट्री। ऐसा भी होता है, जैसे लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्शन गाड़ियां होती है, कोरोला, कोरोला हो गई, यारिस हो गई, और
सुजुकी स्विफ्ट, ऑल्टो, मतलब उनके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, बट उनको फाइनली असेंबल यहाँ किया जाता है। तो इसमें इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज बट स्टिल प्रोड्यूस फाइनल गुड्स इन द होम कंट्री। तो पूरा फायदा तो हम नहीं उठा सकते, बट पार्शियल फायदा तो उठा सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अब इनका अपना फायदा है और अपना नुकसान भी है। जब कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है ना और दूसरी मार्केट्स में एंटर करती है, तो उनका सेल्स रेवेन्यू बढ़ जाता है और उनकी मार्केट का साइज भी ग्रो कर जाता है। और ऑनलाइन ऑर्डर्स की वजह से ये सारी फैसिलिटी अवेल की जाती है। अब आजकल हम जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, वो क्यों किसकी मदद से करते हैं? ऑनलाइन की मदद से, इंटरनेट की मदद से। अब जापान से गाड़ियां भी मैं मंगवा रहा हूँ, तो मैं वहां जाके थोड़ी देख रहा हूँ, ऑनलाइन ऑनलाइन देखता हूँ, ऑप्शन शीट वेरीफाई कर लिया, पैसे भर दिए, अब इंपोर्ट कर लिया। वो हमारे यहाँ मसला होता है कि दो नंबरी कर देंगे, दिखाई बेची दूसरी बात होगी। But it can be expensive to sell abroad with while will foreign customers buy products even if they were popular at home? बाहर बेचना एक्सपेंसिव पड़ सकता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कमीशन देना पड़ेगा, टैक्सेस बेयर करने पड़ेंगे, टैरिफ्स वगैरह, ये सारी चीजें। फिर प्राइस जब बढ़ जाती है, फिर क्या कंज्यूमर्स को खरीदेंगे? ये बढ़ेगी तो हमें पे काम लगेगी। डिपेंड करता है ना कि गुड की डिमांड कैसी है। या मतलब जैसे जैपनीज गाड़ी की प्राइसेस कितनी बढ़ते हैं, लेकिन लोग फिर भी खरीदते हुए लास्ट ईयर। मतलब लोकल गुड्स में वो क्वालिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती इफ दे वर पॉपुलर एट होम। जब आप मल्टीनेशनल बन जाते हो, तो आप चीपर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो सकता है कहीं पे लेबर सस्ती है, कहीं पे गवर्नमेंट के सपोर्टिंग लॉज हैं, तो वहां पे आपको चीजें सस्ती बनती है एज कम्पेयर टू होम कंट्री। अब नाइकी पता नहीं कहाँ की कंपनी है, बट वो प्रोडक्शन अमेरिका की कंपनी है, लेकिन क्यों करती है? सस्ता प्रोड्यूस होता है। जहाँ भी करती है, इसका रीजन क्या है कि वहाँ लेबर कॉस्ट सस्ती होती है। और यही बात इसने लिखी है, इट कुड बी चीपर टू मेक सम गुड्स इन अदर कंट्रीज देन एट होम, बट विल द क्वालिटी बी एज गुड? क्वेश्चन आ गया कि क्वालिटी फिर वही होगी या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा? Might there be an ethical issue or poor working condition? It is expensive or difficult to set up operation in other countries. जब आप इंपोर्ट करते हो दूसरी कंट्री से और लोकली सेल करते हो विद नो ट्रेड restrictions, it could be profitable from other countries and sell them domestically. प्रॉफिटेबल होगा जब restrictions लग जाएंगी ना, तो वो और महंगा पड़ना शुरू होगा। But the products will need maintenance and perhaps repairs, while the parts and support will be available from the producer in the foreign country. ऐसे कोई अगर हम हॉस्पिटल के लिए कोई मशीनरी मंगवाते हैं, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं, तो वहाँ की एक्सपर्टीज तो वहीं पर एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे थोड़ी करेगी। तो ये भी एक काफी सोचने की बात। और जो रॉ मटेरियल्स हम दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं, तो ये हमें एक एडवांटेज देता है, कॉस्ट एडवांटेज देता है कि कम प्राइस पे हम रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं और इसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और ये इजीली और कन्वीनियंटली परचेज किए जाते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो सप्लायर से आप मंगवा रहे हो वो रिलायबल है, ट्रस्टेड है या नहीं है, या डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो जिसकी वजह से कॉस्ट भी ज्यादा एडअप हो जाएगी। अब मैं एक चीज इंडिया से मंगवा रहा हूँ और एक चीज यूएस से मंगा रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसकी ज्यादा हो? यूएस की, क्योंकि ट्रेवल ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में तो कोई डिस्काउंट, फायदा हो जाएगा। देखो, हम उनसे ट्रेड करें नहीं करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। उनका सामान कहीं ना कहीं बिक जाता है। एक्सपोर्ट करनी हमारी, हाँ नहीं बता आपको? हाँ हो सकता है, चेक करना, इसका आइडिया नहीं है मुझे, चेक करना। बट जो भी है कि मतलब वो इतनी बड़ी इकॉनमी है ना, हम उसका लाइक 1% भी उनसे इम्पोर्ट नहीं करते होंगे, बट
ईगो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम बोलते हैं एडमिशन। देखो हमने जितनी भी चीजें की मतलब कोई इतना एग्जाम्पलीफाई नहीं किया है, कोई इतना अचीव नहीं किया। तो के बाद चेक करेंगे एक्सप्लोर करोगे। बिल्कुल। अब पोटेंशियल थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट मतलब वो नुकसान, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस या थ्रेट्स वो होते हैं जो प्रोबेबली हो सकते हैं, हुए नहीं हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं या बेनिफिट्स क्या हैं जो होंगे बिल्कुल। तो जो लोकल कंपटीशन होता है ना या लोकल फर्म्स होती है वो इंटरनेशनल कंपटीशन को झेल नहीं पाती और वो शट डाउन हो जाती है। इम्पोर्ट से एक फायदा ये होता है कि आपके प्रोडक्ट्स चीपर मतलब लो प्राइस पे कस्टमर को मिल जाते हैं, बट लोकल बिजनेसेस की सेल कम हो जाती है। और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है लोकल इकोनॉमी में। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मल्टीनेशनल टू सेटअप operations in home country. This will create further competition, and the multinational may have economies of scale and able to afford the best employees. एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन जो छोटे मोटे फर्म्स है ना उनको थ्रेट हो जाएगी, वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती। ये बड़ी फर्म होती है, बाहर से आई होती है, पैसा बहुत होता है मार्केटिंग पे, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करने में, ज्यादा सर्विस देके, तो ये अच्छा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे लोकल बंदे सफर कर जाएंगे। हाँ, but some local firms could become suppliers to these multinational and their sales could increase. अगर वही मल्टीनेशनल के हम ही सप्लायर हों तो फायदा। Employees may leave business that cannot pay the same or more than international competitors. अगर लोकल फर्म्स अच्छी सैलरी नहीं दे रहे बट इंटरनेशनल फर्म्स अच्छी सैलरी दे रहे तो मैं चाहूंगा नहीं छोड़ के वही चला जाऊँ। और कुछ प्रोफेशंस में एम्प्लॉयज के पास चॉइस होती है कि वो किस बिजनेस में काम करे और कहाँ काम करे। और बिजनेस को भी ये होता है कि जिसका मेहनती एम्प्लॉय है, जो बेस्ट वर्किंग एम्प्लॉय है, उसको रिटेन करे। रिटेन कैसे करेगा? बेनिफिट्स देके, अच्छी पे देके, लिविंग स्टैंडर्ड को उसके बेहतर करके। बट दिस माइट इनकरेज लोकल बिजनेसेस टू यूज अ रेंज ऑफ मोटिवेशनल मेथड्स टू कीप देयर वर्कर्स। मतलब वो फिर उसको एक्सटर्नल फोर्सेस यूज करनी पड़ती है मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशनल मेथड्स लिखे हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, मतलब जॉब रोटेशन, इस तरह का। ठीक है, इसमें और इसमें कोई इशू तो नहीं। इकोनॉमीज पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है उससे इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब इकोनॉमी या गवर्नमेंट इसको किस तरीके से देखती है। पहला फायदा ये होता है कि ब्रिंग्स मोर वैरायटी टू कंज्यूमर। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो चीजें लोकली अवेलेबल होती है ना, मुझे पसंद है या नहीं है, मुझे ये चीजें कंज्यूम करनी है। बट ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड की वजह से क्या होता है कि आपको जहाँ से जो चीज पसंद आती है, दुनिया के किसी भी कोने से चीज पसंद आती है, आप वो मंगा के उसको कंज्यूम कर सकते हो और अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सकते हो। जाहिर है जब कंपटीशन बढ़ता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है तो प्राइस कम होती है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोअर प्राइसेस होती हैं। लोअर प्राइसेस क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन, लोकल वर्सेस इंटरनेशनल फर्म्स। एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, लोकल फर्म्स की प्राइसेस कम होती है, क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है। अगर वो इस तरीके से नहीं करेंगे तो वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। और जब ग्लोबलाइजेशन होती है ना, आपकी इकोनॉमी ग्रो भी करती है। जाहिर है आप इकोनॉमी ओपन है तभी तो एक्सपोर्ट के लिए सामान बना रहे हो, वरना एक्सपोर्ट ही नहीं करते सामान ही नहीं बनाते। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हेन लोकल बिजनेसेस बिकम मल्टीनेशनल, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। और एम्प्लॉयमेंट का दो साइडेड पॉइंट होता है, वो हम देखते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है, इसका ऑपोजिट साइड क्या है? लोकल फर्म्स में नॉट सर्वाइव अगेंस्ट द ग्लोबल कंपटीशन। आज तक पाकिस्तान की कोई भी लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के आगे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। होगी कोई इक्का दुक्का होगी, लेकिन वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स
को टक्कर नहीं दे सकती। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू शटडाउन सनराइज एंड इन्फेंट बिजनेसेस। सनराइज कौन से होते हैं? जो अभी अभी बिजनेस ग्रो हो रहे होते हैं। और इन्फेंट कौन से होते हैं? जो नए नए बिजनेसेस होते हैं। ये दोनों अपने कमजोरी वाले स्टेज में होते हैं, स्टेबलाइज नहीं होते। जब फॉरेन कंपटीशन आता है, इनको अच्छी सी टक्कर देता है, तो ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इंजीनियरिंग फर्म्स का सपोर्टिंग फर्म्स, मेरा गाड़ी का शोरूम है, या और मेरा एक टोयोटा का फैक्ट्री है, तो स्पेयर पार्ट्स वाले हो गए, या दूसरे छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाले, तो एंसिलरी फर्म्स होते हैं। और इट कैन हैव सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। जब मल्टीनेशनल्स आती हैं, या जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो इससे हमारी जीडीपी पर कैपिटा कम हो जाती है। यानी हमने यहाँ पे पैसे कमाए और ये किसी और को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स। एंड सोशल प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड, बेसिक सैनिटेशन खराब हो जाती है। जब इनकम खत्म हो जाती है ना, तो ये सारे बेनिफिट्स भी, अगर मल्टीनेशनल कंपनी आपकी कंट्री में आ रही है तो पैसे अंदर लेके आएगी, या अगर मल्टीनेशनल आपकी कंट्री से छोड़ के जा रही है, तो आपके करंट अकाउंट में बहुत बड़ा आउटफ्लो नजर आएगा। तो डिपेंड करता है इकोनॉमी कैसी है, कंट्री कंपनी आ रही है। प्रोटेक्ट्स डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन बाय यूजिंग ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? टैरिफ्स, कोटास, एम्बार्गोस, ये सारी चीजें होती हैं जिसको आप लगा के फॉरेन कंपटीशन को रिड्यूस करते हो और लोकल फर्म्स को प्रोटेक्ट करते हो। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म में क्या आता है? टैरिफ, कोटा एंड एम्बार्गो। ये इम्पोर्ट टैरिफ है, इम्पोर्ट कोटा है, और ट्रेड एम्बार्गो है। ये सारी चीजें तुम्हें पता होगी। टैरिफ क्या होता है? टैक्स। वो वाला टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है, ताकि उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो लोग उसको कम कंज्यूम करेंगे और कम इंपोर्ट करवाएंगे। कोटा क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी पे बैन लगा देना। हाँ, लिमिट लगा देना। बैन बैन तो नहीं कह सकते, लिमिट लगा देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि भाई तुम जापान से 100 गाड़ियां मंगवाओगे, 100 कार्स यू विल ओनली इंपोर्ट, मोर देन दिस यू आर नॉट अलाउड। कोटा मिल गया ना। अब मुझे 100 गाड़ियां ऐसी मंगानी है जो मेरे लिए बेस्ट यूजेबल हो। एक्सेस में इंपोर्ट करोगे ना, तो बंदा फजूल फजूल चीजें भी मंगवाते रहेगा। लेकिन कोटा होगा, लिमिट होगी, तो वो सोच समझ के डिसीजन लेगा। क्योंकि पाकिस्तान में खोटा नहीं है। होंगे, बट इतना हम मैंने रीड नहीं किया। वो टीवी पे तो पॉलिटिक्स ही चलती रहती है यहाँ वहाँ की। एम्बार्गो क्या होता है? कंप्लीट बैन होता है इम्पोर्ट्स। कंप्लीटली बैन कर दो कि भाई नहीं चाहिए, हम आपसे चीजें ही नहीं मंगवाएंगे। तो ये क्यों होता है? बिकॉज कि आप अपनी लोकल फर्म्स को प्रोटेक्ट कर सको। और प्रोटेक्शनिज्म ऑपोजिट होता है फ्री ट्रेड का। फ्री ट्रेड क्या होता है? ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? ट्रेड विद रिस्ट्रिक्शंस। इट कैन बी क्रिटिसाइज्ड बाय द बेनिफिट्स ऑफ द फ्री ट्रेड। मतलब प्रोटेक्शनिज्म के अगेंस्ट बात कौन करेगा? फ्री ट्रेड वाला करेगा। यानी फ्री ट्रेड के जो फायदे हैं, वो प्रोटेक्शनिज्म के डिसएडवांटेजेस हैं या हैजर्ड्स हैं। और इट कैन बी सपोर्टेड बाय द हैजर्ड्स ऑफ द फ्री ट्रेड। प्रोटेक्शनिज्म क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये फ्री ट्रेड के ये नुकसान है। लोकल इंडस्ट्री शट डाउन कर जाएंगी, बंद हो जाएंगी, जीडीपी कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो इनकी जस्टिफिकेशंस एक दूसरे का, मतलब फायदा एक का फायदा दूसरे का नुकसान, या दूसरे का नुकसान एक का फायदा। यही है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इसमें बस ये डेफिनेशन तक है, और इसकी फॉर्म्स बतानी है, क्यों लगाते हैं। पेपर में कभी कभी यही पूछता है फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन।